एक दिन शारदा और उसके पति एक घड़ा लेकर खेत में आम के पेड़ के पास आते हैं। पेड़ पे लगे आम को देखकर वो खुश होकर कहते हैं, शारदा, अगर आम के पेड़ के सारे आम का इस्तेमाल हो जाए फिर हमारा सारा उधार चुकता हो जाएगा, साथ ही साथ कुछ पैसे भी बचेंगे। जैसे ये फसल हमारे हाथ में आ जाते हैं तुरंत पैसे लेके सुदर्शन बाबू के पास जाएंगे और अपना सारा उधार चुकता कर देंगे, नहीं तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे। उन्हें छोड़ो शारदा, 1 किलोमीटर की दूरी पे पानी होने के बावजूद हम पानी लाके पेड़ों पे डाल रहे हैं ताकि उधार चुकता कर सके। चलिए अब चलते हैं। चलो चलते हैं कहकर वो घड़ा लेकर अपने साथ तालाब की तरफ जाते हैं। वहाँ से घड़ा भरकर पानी ले आकर पेड़ों में डालते हैं। उधर घर के बाहर रमेश खड़ा हुआ था। अनामिका, अनामिका, जल्दी इधर आओ, हमें जल्दी आम बागान में जाना होगा। माँ पिताजी पानी डालकर थक चुके होंगे अब तक। इस तरह कहने पे अंदर से हरीश और भव्या को साथ लेकर अनामिका रमेश के पास आती है। हाँ पिताजी, हम लोग वहाँ पे नहीं, यहीं पेड़ के नीचे खेलेंगे। हाँ पिताजी, हम वहीं पे खेलेंगे। नहीं बेटा, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, वहाँ आम के पेड़ के छांव में ठंडक होगी, आराम से खेल लेना। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बच्चों को अपने साथ लेकर रमेश और अनामिका वहाँ से चले जाते हैं। आधे घंटे बाद सभी लोग एक साथ खेत में पहुँच जाते हैं। बहू, बच्चों को यहाँ क्यों ले आई? घर पे वहाँ पे जहाँ तहाँ धूप के नीचे वो खेल रहे थे, इसीलिए हम उसे यहाँ पर लेकर आए। ठीक है बहू, चलो जाके पानी ले आके पेड़ों पे डालते हैं। इतना कहकर दोनों 2 घड़ा लेकर पानी लाने चली जाती हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन तपती धूप बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से शारदा और अनामिका पानी का घड़ा लेकर आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हाय भगवान माँ जी, इतनी गर्मी है, अगर ऐसे ही हमें 1 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ा और आम की पेड़ की प्यास बुझानी पड़ी फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कठिन तो है बहू, पर हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं। हमारे और बच्चों के भविष्य के लिए इन आम के पेड़ों पे ही हम निर्भर हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। बहू, अगर हम 1 किलोमीटर दूर जाके पानी लाके इन पेड़ों पे पानी डालेंगे तो ये पेड़ सूखेंगे नहीं, जिन पे हम पूरी तरह से निर्भर हैं, और इन पेड़ के आम भी मुरझाएंगे नहीं। शारदा के बातों के बीच अनामिका घुसकर कहने लगती है। अब समझ में आया माँ जी, हम इन आम को बेचकर जो पैसे कमाएंगे उन पैसों से हमारा और बच्चों का गुजारा हो पाएगा। सही कहा बहू। इधर सास बहू ऐसी बातें कर रही थी, उधर बाप बेटा प्रसाद और रमेश सर पे घड़ा लेकर पानी ले आ रहे थे। पिताजी, इस गर्मी में पानी लाने की क्या जरूरत बताइए तो? जरूरत है बेटा, जब तक शरीर में ताकत हो 2-3 घड़ा पानी ला के रख देना बेहतर होगा। क्या अच्छा है पिताजी, कड़कती धूप से चक्कर आ रहा है, चल नहीं पा रहा हूँ, पैरों में दर्द हो रहे हैं, घड़ा पकड़ के हाथ और सर दोनों में दर्द हो रहे हैं। ठीक है बेटा, कुछ देर पेड़ के नीचे बैठते हैं। इस तरह बातचीत करते हैं और एक बड़े से आम के पेड़ के नीचे जाते हैं। वहाँ सास बहू घड़ा लेकर पहले से ही छांव में बैठी हुई थी। बेटा चलो तुम्हारे घड़े से थोड़ा सा पानी पीते हैं। इस तरह से कहने पर रमेश अपना घड़ा नीचे रखता है। प्रसाद एक घड़ा ले जाकर वहाँ आम के पेड़ के नीचे डाल देते हैं। फिर उसके बाद जहाँ सास बहू बैठी हुई थी वहीं आके बाप बेटा भी बैठ जाते हैं। अजी खाना निकाल दूं? आप और बेटे ने खाना खाया क्या? वो हम खाएंगे, पर हमारे नाती और पोती वो दोनों कहाँ है? इस तरह दादाजी पूछते हैं। उधर पेड़ की टहनी पर हरीश और भव्या बैठे हुए थे। दादाजी ऊपर देखिए, यहाँ पर मैं और बहन ऊपर टहनी पर बैठे हुए हैं। इस तरह कहने पर सभी ऊपर देखने लगते हैं। देखते हैं हरीश और भव्या पेड़ के टहनी पर बैठे हुए हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। सभी डर जाते हैं। अरे बच्चे, तुम लोग गिर जाओगे, टहनी को कस के पकड़े रहना। दादी, हम कस के पकड़े हुए हैं, आप डरिए नहीं। बेटा भव्या, सतर्क रहना तुम लोग, ठीक है? तुम लोग आम के पेड़ पे क्यों चढ़ गए? हाँ, आप लोग सब पानी लाने गए हुए थे, नीचे बहुत ज्यादा कड़क धूप थी। मैं और बहन मिलके बात किए और दोनों प्रतियोगिता के तौर पे हम पेड़ पे आके चढ़ गए।
चढ़ना नहीं आता है, अब धीरे धीरे उतरो। आप लोग इस तरह डरिए नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता उतर आएंगे। इस तरह बातचीत चली रही थी, तभी प्रसाद के पड़ोसी गोविंद वहाँ पे भागते हुए आता है। अरे प्रसाद बाबू, तुम लोग यहाँ सब बैठकर पेड़ के नीचे मीटिंग कर रहे हो, वहाँ सुदर्शन आके तुम्हारे घर पे ताला लगा रहा है। ये सुनकर सभी लोग बड़े आश्चर्य होते हैं। उन्हें देखकर अब बहुत आश्चर्य हो लिए, चल के पहले देखिए और सुदर्शन बाबू को विनती कीजिए। इस तरह कहने पे हरीश और भव्या जो पेड़ की टहनी पे बैठे हुए हैं उनके बारे में सब भूल जाते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका भागते हुए घर की तरफ जाने लगते हैं। उधर शारदा के घर के सामने सुदर्शन और उसके कर्मचारी लाठी लेकर खड़े हुए थे। सभी लोग वहाँ पर भागते हुए आते हैं। ये क्या बाबू, घर पे कोई नहीं है और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अब तुम मुझे तरीका बताओगे प्रसाद? मुझसे तुम पैसे लिए, फिर कहने लगे आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। ऐसे कितने दिन निकल गए, पर तुम आके उधार नहीं चुका गए। बाबू, घर की परिस्थिति ठीक नहीं थी, हम गरीब हैं, मजदूरी का काम करके हमारा घर परिवार चलता है, इसीलिए मैं आपका उधार नहीं चुका पाया। इसीलिए तो प्रसाद, मैं ये घर वापस ले रहा हूँ। इस तरह कहने पे जो 2 कर्मचारी उनके साथ थे वो घर के अंदर जाते हैं और घर का सामान उठाकर बाहर फेंकने लगते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश और अनामिका ने चाहे कितनी भी विनती की हो, हाथ पैर जोड़े हो, सुदर्शन बाबू ने उनकी एक बात नहीं सुनी। घर पे ताला लगा के चाबी लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि इससे ज्यादा कुछ करने का था नहीं, इसीलिए वो अपना घर का सामान लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उधर आम पेड़ पे झूला लगा हुआ था। हरीश और भव्य मजे से वहाँ झूला झूल रहे थे। सभी लोग वहाँ आम पेड़ के पास आके पहुँचते हैं और वहाँ पर दुखी होकर बैठ के आंसू बहाने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति ना हो, इसलिए मैं 1 हफ्ते पहले से ही आपको बता रही थी, जाके सुदर्शन बाबू से मिलो, पर आप मेरी एक नहीं सुने। अब छोड़ो शारदा, जो हो रहा था हो गया। अब पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाके रात गुजारेंगे। कहाँ जाएंगे हम, ये मैं कैसे बताऊं? यही शारदा, सोचा था यही आम के पेड़ से उधार चुकाएंगे, अब यही आम का पेड़ रास्ता दिखाएगा। तब तक अचानक से वो आम का पेड़ बात करने लगता है। चिंता मत करो, इस तपती गर्मी में पानी देकर तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम लोग मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आम के पेड़ को बात करते हुए देख सभी आश्चर्य हो जाते हैं, पर बच्चे आम के पेड़ को बात करते हुए देख बड़े खुश होते हैं। बहन बहन, देखो किस तरह ये आम का पेड़ बात कर रहा है। हाँ भैया, पहली बार पेड़ को बात करते हुए देख रही हूँ। आम के पेड़ को इस तरह बात करते हुए देख सभी लोग आश्चर्य होकर बाहर निकल आते हैं और पेड़ को देखने लगते हैं। बताओ, मैं तुम लोगों की किस तरह से मदद कर सकती हूँ? दादाजी, दादी माँ, मैंने और बहन ने आप लोगों से कहा था ना कि ये पेड़ बात करती है, अब आप लोग खुद ही देख लीजिए। माँ, पिताजी, देखिए ना, ये आम का पेड़ बात करता है। पहले हमसे इसने बात की और हमें झूला भी दिया। इस तरह से बच्चे कहते हैं। ये देखकर सास बहू को समझ में आता है कि ये आम का पेड़ साक्षात ईश्वर का रूप है। ऐसी परिस्थिति में देवी के दर्शन होने पर सास बहू हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करती है। देवी माँ, हमारे पास सर पे छत नहीं है, गुजारा करने के लिए कोई आजीविका नहीं, बस इतना दे दो, इसके अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। चिंता मत करो, सर के ऊपर छत और गुजारा करने के लिए आजीविका, ये दोनों तुम लोगों को मिल जाएगा। इस तरह कहने पर अचानक से हवा में 2 आम प्रकट हो जाते हैं। सभी लोग बड़े ही उन दोनों आमों को आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। उनमें से एक आम घर बन जाता है और दूसरा आम मैंगो जूस हाउस बन जाता है। देखो सास बहू, जैसे तुम लोगों ने चाहा, मैंने तुम्हें एक घर और गुजारा करने के लिए आजीविका भी दिया। इस घर में रहो और आजीविका चलाने के लिए अच्छे से तुम लोग काम काज करो, फिर जो पैसे होंगे उससे पूरे परिवार सुखी सुखी जीवन गुजारो। आम के पेड़ के इस तरह कहने पर सभी लोग बड़े खुश होते हैं। हाथ जोड़ के सभी लोग पेड़ को धन्यवाद कहते हैं। फिर वो आम का पेड़ एक मामूली पेड़ में बदल जाता है। उस दिन के बाद से बाप बेटा हर दिन
तालाब से पानी लाके उस पेड़ को पानी दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं, दिव्य पेड़ है। सास बहू आम का जूस बेचकर अपनी जीविका चलाने लगी और आम का जूस बेचकर जो पैसे आने लगे, उन पैसों से बच्चों की पढ़ाई लिखाई और साथ ही साथ पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगा। आसपास के घर में ही सास बहू शारदा अनामिका रहा करती थी। सासू माँ शारदा बहू अनामिका को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि शादी के बाद इसके आने से उसका बेटा अब इसका नहीं रहा। इस वजह से वो बहू को पसंद नहीं करती थी और छोटी छोटी बात पे बदला लेने के लिए उसे अपमान किया करती थी। उस दिन जब रात के 11 बज रहे थे, शारदा हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लेकर दीवार से कूदती है और सीधा अनामिका के घर पे पहुंच जाती है, जहाँ पे 2 नारियल के पेड़ थे। उसे पेड़ पे बड़े बड़े नारियल दिखे। बहू, जहाँ मैं नारियल बेचा करती हूँ उसी के बगल में जाकर तुम भी नारियल बेचती हो हर दिन। मैंने कितना मना किया पर तुमने सुना नहीं। अब मैं तुम्हें जो सबक सिखाने जा रही हूँ ना, उसके बाद तुम नारियल बेचना ही छोड़ दोगी। तुम बैठ के आंसू बहाओगी, रोगी और सोचोगी सासू माँ के साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह कहती है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर सीढ़ी लगा के वो सीधा नारियल के पेड़ पे चढ़ जाती है। पेड़ पे चढ़ने के बाद वो पेड़ से नारियल काटती है। इसी के साथ 2 नारियल नीचे गिर जाते हैं। शारदा जल्दी से अपना फर्स्ट एड बॉक्स खोलती है, फिर ऐसी दवाई निकालती है जिससे पूरा नारियल का पानी सूख जाएगा और इंजेक्शन की मदद से वो दवाई वो नारियल में डाल देती है। फिर घर लौट के आराम से जाके बेडरूम में सो जाती है। अगले दिन अनामिका बगीचे में जाती है। सासू माँ ने क्या किया है उस बारे में उसे कुछ भी खबर नहीं थी। इतनी तेज हवा चली कि 2 नारियल सीधा पेड़ से नीचे गिर गए। मेरी तो नींद भी नहीं खुली। पता नहीं आजकल मुझे इतनी क्यों नींद आ रही है। इतना सोचकर वो नारियल को ले जाकर घर के सामने जो ठेला रखा हुआ था उस पे रख देती है। तब तक रमेश बेटी भव्या को तैयार करके बाहर ले आता है उसे स्कूल छोड़ने के लिए। माँ, मुझे नारियल पानी दे दो ना, मैं पी के स्कूल चली जाऊंगी। इस तरह कहती है। 2 दीवारों के बीच खड़ी होकर शारदा अपनी पोती भव्या की ये सारी बातें सुन लेती है। अनामिका, इसे एक नारियल दे दो, नहीं तो स्कूल जाने से पहले ये अभी बैठकर नखरा मारेगी। रमेश की ये बात सुनकर शारदा बहुत खुश होती है और कहने लगती है, दे दो बहू, दे दो। पहले तो नारियल फोड़ना होगा तब तो देगी, तब तुम्हें सब पता चलेगा। इस तरह वो सोची रही थी कि तब तक प्रसाद घर लौट आते हैं। देखते शारदा दीवारों के बीच में कान लगा के बेटा रमेश, बहू अनामिका और पोती की बातें सुन रही है। ये देखकर आवाज ऊंची करके वो कहते हैं, कोई जरूरत नहीं इस तरह बेटा, बहू और नातिन के लिए प्यार दिखाने का। इस तरह दीवारों से कान लगा के पोती की बात सुनने से बेहतर था बेटे को कह देती, वो पोती को ले आता साथ। इस तरह से कहने पर अनामिका, रमेश और भव्या देखते हैं शारदा जो दरवाजे के पास खड़ी थी वो जा रही है। हाय दादी, आप मुझसे इतना प्यार करती है तो अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? तुम मुझे पसंद करती हो तो तुम खुद ही आ जाओ। मैं शारदा की पोती हूँ, ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। इस तरह कह के स्कूल जाने के लिए वो स्कूटी पे बैठ जाती है। शारदा प्रसाद हंसने लगते हैं। रमेश स्कूटी लेकर उसे स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाता है। उधर फुटपाथ पे शारदा और अनामिका नारियल लेकर बैठती थी और नारियल बेचा करती थी। शारदा के पास नारियल लेने के लिए एक भी ग्राहक नहीं जाते हैं और वहीं अनामिका के नारियल को देखकर सभी लोग अनामिका के ठेले पे जाते हैं। ये देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। आहा, आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, सभी लोग मेरे पास आ रहे हैं। ये सोचते हुए अनामिका अपने नारियल को काटती है। नारियल सड़े हुए थे, पानी खराब हो चुका था, उसमें से बदबू आ रही थी। फिर जितने ग्राहक आए थे अनामिका के ठेले पे नारियल पानी पीने के लिए, सभी लोग अनामिका के ठेले को छोड़कर चली जाती है शारदा के ठेले के पास। तब तक श्यामला कही देती है, क्या माँ, तुम हमें सड़ा हुआ नारियल पानी यहाँ पे पिलाना चाहती हो? एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ अकल वकल है या नहीं? आशा रखना अच्छी बात है, पर इस तरह से लालच करना नहीं। इस तरह अनामिका से कहती है। सुन के शारदा बहुत खुश होती है। आइए बाबू आइए, ताजा ताजा नारियल पानी पीजिए, बिल्कुल पेड़ से उतार के। इस तरह शारदा जोर जोर से आवाज लगाती है।
उसकी आवाज सुन के सभी लोग शारदा के पास नारियल पानी पीने जाते हैं। अनामिका उधर इस तरह सड़ा हुआ नारियल देखकर बहुत दुखी हो जाती है। सोचती है दूसरा नारियल काट के देखूं। देखती है सारे नारियल खराब हो चुके हैं। ऐसा देखकर अनामिका सारे नारियल ले जाकर डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर शारदा लेकिन मनी मन बहुत खुश होती है। बहू, अब तुम कैसे रहती हो ये भी मैं देखूंगी। एक दिन तुम खुद आके मेरे पैर पड़ोगी और मुझसे माफी मांगोगी। इस तरह सोचते सोचते वो नारियल बेच रही होती है। दुखी होकर रोते रोते खाली ठेला लेकर अनामिका घर लौटने लगती है। तभी बीच रास्ते में ससुर जी प्रसाद मिल जाते हैं। बहू, क्या हो गया? नारियल बेचते वक्त तो खुश रहना चाहिए, तुम ऐसे क्यों दुखी हो? पिताजी, आज तो एक भी नारियल नहीं बिका। पता नहीं ऐसा क्या हुआ। सारे नारियल अंदर से खराब थे। सबके पानी से बड़ा दुर्गंध आ रहा था। सारे नारियल वैसे ही थे, इसीलिए सारे नारियल को मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अनामिका की इस तरह से पूरी बात सुनने के बाद प्रसाद को लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। बहू, मुझे तो लग रहा है दाल में कुछ काला है। एक बार तुम जाओ, गांव के मंदिर में जो महर्षि जी है उनसे मिल के आओ। वो इसमें क्या ही कर सकते पिताजी? ऐसा मत कहो, उनमें बहुत गुण है। अचानक से सारे नारियल क्यों खराब हो गए? सारा पानी क्यों खराब निकला, जबकि तुम्हारी सास का सारा नारियल ठीक है? हाँ पिताजी, सासू माँ के नारियल में कोई परेशानी नहीं। वो तो सबको अपने पास बुला बुला के पिला रही थी। अब तुम कहो बहू, तुम महर्षि से जाके मिलोगी या नहीं? मैं जरूर जाके मिलूंगी पिताजी। मुझे पता करना है कि ये खुद से इस तरह हुआ है या फिर सासू माँ ने कुछ किया है। अनामिका को इस तरह से कहकर प्रसाद वहाँ से चले जाते हैं। उधर महर्षि ध्यान पे बैठे हुए थे। अनामिका जाके प्रणाम करती है। महर्षि अपनी आंखें खोलते हैं, देखते हैं कि अनामिका उनके सामने बैठी हुई है। फिर अनामिका अपना मन का सारा दुख उन्हें खोल के बताती है। तभी महर्षि अपनी आंखें बंद करके आंतरिक शक्ति से समझ जाते हैं आखिर में ये सब किसने किया है। वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, फिर पानी से भरा हुआ घड़ा उनके सामने आ जाता है। देखो बेटा, चाहे कुछ भी हुआ हो, किसी ने भी किया हो, सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। ये रहा जादुई पानी, इसे ले जाके अपने नारियल पेड़ पे छिड़क दो, तुम्हें मायावी नारियल मिल जाएंगे। तो क्या मैं वो नारियल बाजार में बेच सकती हूँ? जरूर बेच सकती हो। अगर किसी ने उन नारियल के साथ बुरा किया तो वो बुरा उनके खुद के साथ होगा। इस तरह महर्षि कहकर वो मायावी पानी अनामिका के हाथों में दे देते हैं। एक और बात बेटा, जिनका दिल अच्छा होगा उनके लिए ये पानी सोने का हो जाएगा, और जो लालची होंगे उनके लिए ये एक साधारण नारियल पानी होगा। अब तुम जाओ। इस तरह कहकर अनामिका महर्षि को प्रणाम करती है और फिर वो मायावी पानी का घड़ा लेकर वो घर लौट आती है। फिर उस मायावी पानी को ले जाकर वो नारियल पेड़ पे छिड़क देती है। अगले दिन बगीचे में नारियल पेड़ पे बड़े ही सुंदर सुंदर नारियल लटके हुए थे। ये देखकर शारदा को बड़ी जलन होती है। अनामिका उन्हें काट कर ठेले पे रख के बेचने के लिए ले आती है। उसी के साथ साथ शारदा भी आती है नारियल बेचने के लिए। उसी दौरान कमला, जो भले दिल की इंसान थी, वो अनामिका के दुकान पे जाती है नारियल पानी पीने के लिए। अनामिका उसे पीने के लिए नारियल पानी देती है। तुरंत वो पानी सोने का हो जाता है। ये देखकर कमला बहुत खुश होती है। सभी लोग सुनो, शारदा की बहू जो नारियल पानी बेच रही है वो सोने का हो जा रहा है। सभी लोग अपनी किस्मत आजमा लो। इस तरह वो जोर जोर से कहती है। सभी लोग सुन के अनामिका के ठेले पे आने लगते हैं नारियल पानी पीने के लिए। जो अच्छे दिल के इंसान थे उन सभी का नारियल पानी सोने के नारियल पानी में बदल जाता है और बुरे दिल वालों के लिए वो साधारण नारियल पानी रह जाता है। इस तरह बहू अनामिका का नारियल पानी का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है। पर इस तरह अच्छा चलते देख शारदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज रात देखो तुम्हारे नारियल के साथ मैं क्या करती हूँ बहू। इस तरह सोचकर रात होते ना होते ही शारदा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर अनामिका के पेड़ के पास पहुँच जाती है। नारियल काटती है और सब में इंजेक्शन लगाने लगती है। पैसे देखकर तुम बहुत खुश हो रही हो ना? अब तुम देखो कल तुम्हारा क्या होता है। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और शांति से जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह हमेशा की तरह सास बहू नारियल पानी बेचने निकलती है।
शारदा के ठेले में जितने नारियल थे सभी एक के बाद एक काले हो चुके थे और उधर बहू के सारे नारियल एकदम अच्छे थे। साथ ही साथ जो अच्छे दिल वाले थे उनके नारियल का पानी अच्छे निकल रहे थे। ये देखकर शारदा रोते रोते अनामिका के पास आती है। बहू, मुझे माफ कर दो। जब से तुम मेरे घर में बहू बन के आई हो तब से मुझे लगता है कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। बदला लेने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। इस तरह वो विनती करती है। तब तक प्रसाद वहाँ पे आ जाते हैं। बहू, तुम्हारी सास को इस तरह मैं रोते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। तुम इसे माफ कर दो। अब से हम सब एक साथ रहेंगे। ये मेरा वादा है और मेरा वादा ही शासन है। इस तरह प्रसाद बड़े ही फिल्मी स्टाइल से वादा करते हैं और तब से सभी लोग एक साथ मिलजुल के एक ही घर में रहते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए